नमस्कार आप सभी को। आज का महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि आज छायावाद पे प्रश्नोत्तरी क्लास है। ठीक है, छायावाद पे कह सकते हैं प्रश्नोत्तरी क्लास है। इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। कितने? 50 महत्वपूर्ण। ठीक है, और ऐसा प्रश्न इसमें बनाया गया है जिसमें कि जो एग्जाम में आएगा या तो पूछा बहुत कम गया है, क्योंकि जो पूछा गया है वो आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा सम्मिलित नहीं किया हूँ। लेकिन जो आने वाला है बहुत अच्छे प्रश्न है और इससे आपका आकलन का पता हो जाएगा कि आपका तैयारी किस लेवल में है। ठीक है, क्योंकि छायावाद आप लोग पढ़ चुके होंगे और जो नहीं पढ़े होंगे वो चैनल में जाके हमारे प्लेलिस्ट में छायावाद आधुनिक काल में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए समय को ना जाया करते हुए शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 10 से 15 सेकेंड रुकेंगे, इसके बाद उत्तर बताएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग सोचिएगा कौन सा उत्तर हो सकता है और क्लास कैसे लगेगा उसको कमेंट में बता दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जो इसे द्विवेदी युग से अलग करती है? बोल रहा है कि छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जो द्विवेदी युग से अलग करता है? तो सबसे पहले सोच लीजिए, थोड़ा 10 मिनट के बाद बताते हैं। ऑप्शन क्या है? तो ए में है सौंदर्य और प्रेम का सूक्ष्म चित्रण है, बी में समाज सुधार का संदेश है, सी में वीर रस की प्रधानता है, डी में राष्ट्रीय चेतना का प्रबल स्वर है। हाँ, चलिए उत्तर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जैसे जानते हैं द्विवेदी युग में क्या था, उसमें इतिवृत्तात्मकता ज्यादा था। इतिवृत्तात्मकता मतलब कोई चीज को कथा के रूप में कहना। इतिवृत्तात्मक मतलब क्या था? कथा के रूप में कहना। ठीक है, कैसा? कथा के रूप में कहता था, लंबा लंबा पत्र लिखे। जैसे मान लेते हैं साकेत लिखा गया, ठीक है, या तो कोई और रचना लिखा गया, ठीक है, उसको कैसे बहुत खंड का या तो महाकाव्य के रूप में लिखा, मतलब बहुत लंबे लंबे शुरू से अंत तक ले कथा उठाया। ये किसी पे मतलब विशिष्ट रूप से सूक्ष्म पे ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि छायावाद है वो स्थूलता के प्रति नहीं सूक्ष्म के प्रति है। ठीक है, तो स्थूल कहाँ था? तो द्विवेदी युग में स्थूल का जिक्र होता था, मतलब बहुत बड़े बड़े रचना हो रहा था, जो बड़े बड़े टॉपिक उठा ले रहा था। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे साकेत हो गया तो कुछ भी। तो इसी तरह से जब छायावाद में आया तो यहाँ स्थूलता के बजाय क्या हो गया? सूक्ष्म को ज्यादा महत्व मिला और इसमें प्रेम भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म भाव से अंकन होने लगा। तो सौंदर्य और प्रेम का सूक्ष्म चित्रण हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन? जयशंकर प्रसाद को छायावाद के ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन ये है, उनकी कविताएं वेदना और करुणा से भरी है, उन्होंने प्रकृति का मानकीकरण किया है, उन्होंने छायावाद की सबसे अधिक रचनाएं लिखी हैं छायावाद में, चौथा है उन्होंने छायावाद का सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया है। तो क्या हो जाएगा? पढ़ लिए होंगे आप लोग। चलिए क्या होगा इसमें से? तो इसमें से थोड़ा हम लोग अपना मस्तिष्क को यूज करेंगे ज्यादा। कविता में वेदना और करुणा से भरी है, ये तो ठीक है, लेकिन उतना भी ठीक नहीं। ठीक है, उन्होंने प्रकृति का मानकीकरण किया है, मानकीकरण कह सकते हैं लेकिन नहीं। और छायावाद की सबसे अधिक रचनाएं लिखा है, सबसे अधिक तो नहीं कह सकते हैं। तो उन्होंने छायावाद का सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया है, बिल्कुल ये सही है। क्यों? क्योंकि छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, तो सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसलिए इसको ब्रह्मा कहा जाता है। अच्छा, इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं कि छायावाद का नींव किसने रखा? तो जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, छायावाद का नींव कौन रखा? तो प्रसाद जी ने रखा। ठीक है, प्रसाद जी ने छायावाद का नींव रखने का काम किसने किया आरंभिक रूप में? तो जयशंकर प्रसाद ने किया। चलिए यहां तक हो गया हो। अब तीसरा में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा, ठीक है, आधुनिक युग की मीरा कहने का क्या उचित है? मतलब इसका आधुनिक युग का मीरा तो भक्ति काल में थी, आधुनिक युग में कहने से क्या तात्पर्य है? तो क्या क्या है देख लीजिए। ऑप्शन में ये में है उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया, दूसरा में उनकी रचनाएं में भक्ति भावना की प्रधानता है, उन्होंने अपने गीतों
गीतों में रहस्यवादी विरह वेदना का चित्रण किया है, उन्होंने केवल गीत लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपने सही सोचा, उन्होंने अपने गीतों में रहस्यवादी विरह वेदना का चित्रण किया है। ठीक है, रहस्यवादी विरह वर्णन का चित्रण किया है। ठीक है, और कैसे? लौकिक या अलौकिक? लौकिक प्रेम के बजाय उसने अलौकिक प्रेम के प्रति ज्यादा अपनी रुचि दिखाए हैं। ठीक है, और ज्यादा रुचि या गहन कह सकते हैं, विरह वेदना उसका बारे में जिक्र किया है। ठीक है, जो मीरा थी भक्ति काल के, उसके समान प्रतीत होता है। तो यहां तक समझ गए क्यों आधुनिक युग को मीरा कहा जाता है। सो चलिए अब चौथा में हम लोग चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र बहुत जगह पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार। तो किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? हाँ, पल्लव को। ठीक है, पल्लव को कहा जाता है। पल्लव को कहा जाता है। पल्लव को क्यों कहा जाता है छायावाद का घोषणा पत्र? बताइए। घोषणा पत्र, छायावाद का घोषणा पत्र मतलब एक कहते हैं ना कि एक चिट्ठी लिखे, एक घोषणा की, एक लेटर जारी किए। ठीक है, क्या? एक लेटर या तो एक पत्र जारी किए हैं, एक पत्र जारी किए। ठीक है, कि हम आज से घोषणा कर रहे हैं कि ये समय, मान लेते हैं गवर्नमेंट घोषणा किया। ठीक है, पत्र निकाला कि ये आज से लॉकडाउन शुरू हो गया। ठीक है, घोषणा हुआ जी। तो ये क्या घोषणा, मतलब इसीलिए पल्लव का छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। हाँ, और एक बात और याद रखना कि पल्लव की भूमिका में क्या है, ये सुमित्रानंद पंत ने पल्लव की भूमिका में छायावाद के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। ठीक है, प्रस्तुत किया, स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्या चीज? पल्लव की भूमिका में सुमित्रानंद पंत ने छायावाद का भूमिका स्पष्ट रूप से, जो भूमिका कहते हैं तो सिद्धांत, छायावाद का सिद्धांत क्या था वो स्पष्ट रूप से जिक्र किया था। ठीक है, इसीलिए इसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। यहां तक समझ गए होंगे उम्मीद है। अब आते हैं पांचवा में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, निराला। क्या? निराला। ठीक है, निराला की सरोज और स्मृति किस विधा की रचना है और इसकी मूल भाव क्या है? ये तो आसान हो गया, आप लोग जानते ही होंगे। सरोज और स्मृति किस विधा का है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। गीतिका है या सामाजिक विषमता है? शोक गीत है, पुत्री के प्रति शोक है। खंड का है, प्रकृति चित्रण है। आत्म कथात्मक कविता है, निराश का भाव है। तो क्या है ये? शोक गीत है। क्या है? शोक गीत है। पुत्री के, इनका सरोज जो पुत्री थी, इनका उनकी देहांत पे लिखा गया एक पिता के द्वारा। ठीक है, चलिए आप लोग ये कविता पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसमें पढ़ाया जाएगा, यूनिट 5। ठीक है, बने रहिए। छठा में आते हैं। ठीक है, छठा में क्वेश्चन में क्या है कि छायावाद में रहस्यवाद की क्या भूमिका है? छायावाद में रहस्यवाद की क्या भूमिका है? आराम से टाइम लेके कीजिए आप लोग। ठीक है, एक में क्या है? पहला ऑप्शन में तो अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा और प्रेम का भाव। दूसरा में जीवन के रहस्य को जानना, प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को सुलझाना। ठीक है, चौथा में समाज की छिपी हुई सच्चाई को उजागर करना। क्या उत्तर होगा? जल्दी से बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं। ठीक है, ये होगा। क्या होगा? ये होगा, क्योंकि जब रहस्यवाद आ गया, ठीक है, तो क्या करता है रहस्यवाद? हमेशा याद रखिएगा, रहस्यवाद हमेशा अज्ञात सत्ता के प्रति होता है। ठीक है, रहस्यवाद जब जिसको हम देख सकते हैं या जान सकते हैं उसके प्रति तो रहस्यवाद नहीं रह सकता है। जिसको हम ना जान सके या तो जिसको हम नहीं देख सके, ठीक है, या तो जिसको छिप के करें, वो रहस्यवाद हुआ, है ना। तो अज्ञात सत्ता, जिसको ना देखा जाए, ना जाना जाए, ठीक है, उसके प्रति जिज्ञासा और प्रेम का भाव व्यक्त करना ही रहस्यवाद है। ठीक है, अच्छा, इसको इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें छायावाद में अज्ञात सत्ता या तो निराकार सत्ता कह सकते हैं, ठीक है, उसके प्रति क्या था? प्रेम, जिज्ञासा बहुत ज्यादा और समर्पण, ये सब क्या था? बहुत ज्यादा भाव छायावाद के कवियों में था। ठीक है, जिसके प्रति कवि लोग क्या करा? विरह, मिलन, ऐसे दोनों कविता की भावनाओं में या तो कैसे दोनों भावनाओं से कविता लिखने लगे। ठीक है, चलिए अब सातवां क्या है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? ज्ञान का, हृदय का, मनु का, क्रम का। तो आप लोग को जैसे याद होगा, ठीक है, क्या चीज का है? तो हृदय का है। ठीक है, श्रद्धा से प्रेम होता है, हृदय का है। श्रद्धा कहाँ से आती है? आप लोग को कथा याद होगा। ठीक है, अच्छा, इसका, ठीक है, इनका क्या है? 15 सर्ग होते हैं। अच्छा, कामायनी से पूछा गया, कामायनी में कितने सर्ग होते हैं? 15। आप लोग को पता होगा, कैसे याद रखे होंगे ना, याद रखे होंगे, सीरियल में याद रखिएगा हमेशा।
आस्था श्रद्धा काम विष्णु, ठीक है। इसी तरह जो 3-3 करके जोड़ा लगाइएगा, ठीक है, 3-3 करके, आस्था श्रद्धा काम वासना लज्जा, इस तरह, ठीक है, 3-3 करके जोड़ा लगाइएगा। चलिए बहुत अच्छा, 3-3 करके जोड़ा लगा के याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो बिल्कुल आप लोग लिख के याद कीजिए। चलिए 8वां में आते हैं, सुमित्रानंद पंत की किस रचना में गांधीवाद और अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? सुमित्रानंदन पंत के किस रचना में गांधीवाद और अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो किस रचना में है? चलिए पहला ऑप्शन है स्वर्ण किरण, ठीक है, स्वर्ण किरण, दूसरा है चितंबरा, तीसरा है युगवाणी, चौथा है पल्लव। तो किसमें है? आप लोग सोच चुके होंगे इतना देर में। चलिए स्वर्ण किरण में, ठीक है, किसमें है? स्वर्ण किरण में। अच्छा, एक और रचना है एक और रचना उनका है जिसमें कि ये अरविंद दर्शन या तो गांधीवाद का प्रभाव है। किसमें? स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली, है ना, 2 रचना उनके हैं जिसमें जो कह सकते हैं कि स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली, ये रचना दोनों अरविंद दर्शन से प्रभावित है, ठीक है, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली। क्या है? स्वर्ण धूलि, ठीक है, स्वर्ण धूलि, ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। निराला, ठीक, किस पे? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण क्यों कहा जाता है? अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, या तो फिर कहीं निराला इसका 2 बातों वास्ते कहा जाता है, ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है। एक में क्या है? क्योंकि वे लंबे समय तक जीवित रहे। दूसरा है उनकी कविता में मुक्त छंद का प्रयोग करने के कारण। तीसरा है उनके शरीर का कद बहुत विशाल था। डी, चौथा उन्होंने महाप्राण नामक एक पत्रिका निकाली थी। चलिए आप लोग बताइए सोच के जल्दी से। चलिए ठीक है, अब उत्तर क्या होगा? तो यहाँ के अनुसार, ये ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मुक्त छंद का प्रयोग करने के कारण, ठीक है। निराला को महाप्राण सिर्फ मुक्त छंद के लिए नहीं कहा जाता, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मुक्त छंद का प्रयोग के लिए नहीं कहा जाता, उसके लिए और भी कुछ बात है। क्या? तो उनकी जो लेखन शैली थी, ठीक है, उनकी असाधारण लेखन शैली कह सकते हैं, या तो जीवन था, ठीक है, असाधारण जीवन, क्या? दुखमय जीवन जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा दुख, संघर्षमय जीवन था, दुख से भरा हुआ। और साहित्य परंपरा में क्या था? साहित्य परंपरा से क्या कर दिया गया था उसको? साहित्य परंपरा में जो चला आ रहा था उससे इनका विद्रोह था, ठीक है, साहित्य परंपरा में जो चला आ रहा था उससे क्या था? इनका विद्रोह था, ठीक है। विद्रोह कह सकते हैं, विद्रोह स्वाभाविक मतलब स्वभाव के थे, या तो विद्रोह टाइप में था, इन्हीं के कारण कहा जाता है, ठीक है। और इसलिए कहे कि जो उस समय जो चल रहा था लेखन शैली, उस लेखन शैली में ये ना करके ये अपना मुक्त छंद प्रयोग किया था, ठीक है, मुक्त छंद, ठीक है। और पहले क्या होता था, मान लेते कि द्विवेदी युग में द्विवेदी जी के अनुसार लेखन कार्य करना पड़ता था, ठीक है, और इनको ये स्वाभाविक नहीं था। ये इसमें क्या करते थे, कुछ कविताओं में इसने अश्लील शब्दों का, मतलब अश्लील तो नहीं लेकिन उनके अनुसार अश्लील शब्दों प्रयोग कर देते थे, इसलिए हताश हो जाता था। और साहित्य वर्ग से इसको, जैसे आजकल कहते हैं ना, बाइकआउट कर देना, उसी तरह इनका हो गया था, ठीक है। इसीलिए ये विपरीत परिस्थितियों के कारण इसको महाप्राण नाम दिया गया, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, या तो पहले आप लोग पता होगा। चलिए अब 10वां क्वेश्चन में क्या? तोड़ती पत्थर कविता में निराला किस वर्ग की पीड़ा को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला है स्त्री वर्ग का, दूसरा है किसान वर्ग का, तीसरा है मध्यम वर्ग का, और चौथा कौन है? मजदूर वर्ग का। तो तोड़ती पत्थर है, सोच लिए होंगे आप लोग, तोड़ती पत्थर है तो क्या तोड़ता पत्थर कौन है जी? मजदूर है। यहाँ आप लोग सोचेंगे कि नहीं स्त्री तोड़ रही है तो इसलिए स्त्री वर्ग होगा, नहीं, कौन वर्ग तोड़ रही है? तो मजदूर तोड़ता है पत्थर, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ मजदूर वर्ग होगा, ठीक है। और ये कविता मजदूरों पे, मजदूर वर्ग या तो श्रमिक वर्ग के हैं, उसी पे बात करता है, ठीक है। और उन लोग को दुखों को अर्थातवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया निराला के द्वारा, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। इसके बाद आते हैं कि किस आलोचक ने छायावाद को अभिव्यक्ति का रूढ़िवाद कहा है? किस आलोचक ने छायावाद को अभिव्यक्ति का रूढ़िवाद कहा है? पहला डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा
रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, तो बता दीजिए। चलिए, रामविलास शर्मा, आप लोग सोच चुके होंगे आंसर, रामविलास शर्मा है। तो रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? रामविलास शर्मा छायावाद को सबसे पहले जानेंगे कि छायावाद को क्या कहते हैं। छायावाद को बोलता है कि सामंतवादी संस्कृति का बगावत है। सामंतवादी संस्कृति समझ रहे हैं ना क्या होता है? सो सामंतवादी संस्कृति के प्रति क्या है? पतन हो गया था, मतलब उसके खिलाफ है, ठीक है। और अभिव्यक्ति का रूढ़िवाद है, ठीक है, अभिव्यक्ति का रूढ़िवाद है। चलिए याद रखिएगा क्या कहता है सो। इसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन में है, जयशंकर प्रसाद की आंसू किस प्रकार की रचना है? आंसू किस प्रकार की रचना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के आंसू किस प्रकार की? तो खंड काव्य है, उपन्यास है, महाकाव्य है, नाटक है। नाटक तो नहीं है, महाकाव्य भी नहीं है, क्योंकि उतनी लंबी चौड़ी कविता नहीं है, तो उपन्यास तो बिल्कुल नहीं है। तो खंड काव्य क्या हो जाएगा? खंड काव्य, ठीक है। इसमें लेट नहीं लगाते हैं। चलिए, हाँ, तुमुल कोलाहल कलह में गीत प्रसाद की किस रचना से लिया गया है? तो आप लोग, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है जयशंकर प्रसाद के, तो आप लोग इसको जान गए होंगे, या तो नहीं जानते हैं तो बताते हैं। पहला क्या है? कामैनी। दूसरा क्या है? लहर, आंसू, झरना। क्या चीज हो जाएगा ऑप्शन में? आप लोग अंदाज भी मारे होंगे कामैनी को, क्योंकि पता है कामैनी का है, ठीक। कामैनी से किस सर्ग से है? तो बताइए। निर्वेद सर्ग से, ठीक है, निर्वेद सर्ग। और निर्वेद सर्ग किस में आता है? तो 12वें नंबर में, ठीक है, 12वां नंबर में आता है। 12वां नंबर सर्ग का है निर्वेद सर्ग, वहीं से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका जो फिर से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि नहीं याद होगा फिर याद होगा, आप लोग इतने पुराने स्टूडेंट हैं, यदि नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3-3 करके जोड़ी में याद कीजिए, 1 2 3, ठीक है। आशा क्या हो जाएगा? ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ठीक है, क्रम, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। 3-3 करके तोड़ के लिखिएगा, तब याद हो जाएगा। मैं इसी तरह से याद किया था, 3-3 को तोड़ करके। चलिए, अब आता है चौथा क्वेश्चन। क्या? महादेवी वर्मा की किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन है निर्जा, ऑप्शन बी है, ठीक है, अतीत के चलचित्र, सी है यामा, और डी है दीपशिखा। चलिए थोड़ा सा सोच लीजिए आप लोग। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। यामा के लिए उन्हें मिला गया था। अच्छा, कब दिया गया था? तो 1982 में मिला था, ठीक है, 1982 में मिला था यामा के लिए। और अभी तक आप लोग कमेंट में बताइएगा, अभी तक कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और टोटल कितने लोगों को दिया गया है, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गया। अब आते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन में। निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने प्रकाशन करने से मना कर दिया था? तो अभी जो जस्ट मैं इसका उत्तर एक क्वेश्चन को समझाने में बताया था। चलिए उत्तर नहीं। ऑप्शन 1 माधुरी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी कर्मवीर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सरस्वती। ये बहुत मतलब बार बार पूछा गया, या तो फिर बहुत आसान हो गया आजकल के हिसाब से पूछे तो क्वेश्चन ये, ठीक है। सरस्वती पत्रिका ने क्या चीज बोल के कि इसमें अश्लील शब्द है, मतलब क्या अश्लील है कि कविता ये अश्लील है। जूही की कली आप लोग पढ़ेंगे, अश्लील तो मुझे नहीं लगता कि जब हवा है, थोड़ा सा इसका स्टोरी बताते हैं। जूही की कली में 2 है, ठीक है, एक कली है और एक हवा पवन है, ठीक है। 2 क्या है? 2 नायक है, एक नायिका है, ठीक है, 2 पात्र हैं। पवन है जो नायक है, और कली क्या है? जूही जिसको कह सकते हैं हम लोग, वो क्या है? नायिका है। जूही नायिका है। और हवा जब चलता है तो हवा इतने जोर से चल रहा है रूठ के, तो लगा कि इसको गाल मसल दिया, ठीक है। बस इतने शब्द वास्ते इसको क्या करार कर दिया गया कि ये कह सकते हैं कि मतलब अश्लील है, ठीक है, क्या अश्लील है। तो इतने वास्ते से सरस्वती पत्रिका से वापस लौटा दिया था, और जो कि बहुत दिक्कत हुआ फिर इसको। फिर ये कब प्रकाशन करवाया गया था? हंस पत्रिका में। कब? 1916 में, ठीक है। चलिए अब आते हैं 16वां नंबर में। गीतिका किस कवि की रचना है? गीतिका किस कवि की रचना है? चलिए, जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रा पंत का, निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, या तो महादेवी वर्मा का? किसका है? तो आसान है, आप लोग को आदि होगा, निराला जी का, ठीक है। नहीं याद होगा तब याद कर लीजिएगा, 3-3 4-4 के लिखे क्रम में। हाँ,
चलिए अब आते हैं 7वां में कि छायावाद में सौंदर्य और प्रेम का चित्रण किस स्तर पर किया गया है। छायावाद में सौंदर्य और प्रेम क्या है, छायावाद में सौंदर्य और प्रेम किस स्तर पर किया गया है। सूक्ष्म, ऑप्शन ए सूक्ष्म या ठीक है वायवीय और व्यक्तित्व स्तर पर, या अतिशय स्थूल और शारीरिक स्तर पर, सामाजिक और सामूहिक स्तर पर, केवल प्रकृति के माध्यम से। चलिए बताइए। चलिए हाँ बिल्कुल यही होगा। क्या है इसमें, पहले इस क्वेश्चन को जब बता रहे थे उस शुरू में उसी में बताए थे कि छायावाद में जो सौंदर्य और प्रेम का चित्रण किस स्तर में, तो सूक्ष्म स्तर में। सौंदर्य किस स्तर में, सूक्ष्म स्तर में करने लगा था। सौंदर्य को स्थूल के बजाय में सूक्ष्म स्तर पर करने लगा था। ठीक है, क्या है स्थूलता, इसको मान लेते हैं क्या, सूक्ष्म जगह में करने लगा। ठीक है, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे रूप में तोड़ तोड़ के करने लगा था। ठीक है, और इसका केंद्र में कौन आ गया था, तो इसका केंद्र में व्यक्ति आ गया था। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ भावना आ गया था, व्यक्तियों की प्रति भावना आ गया था, प्रेम आ गया था कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया था, व्यक्ति और व्यक्ति स्तर पर आ गया था। ठीक है, ये ऑप्शन ये होगा। अब चलिए क्वेश्चन 18 में आते हैं, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ऑप्शन ए महादेव वर्मा, ऑप्शन बी निराला जी, और ऑप्शन सी प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। तो किसको कहा जाता है, पहले से पता होगा, सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, अच्छा आया तो पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, बने रहिए। इसके बाद ब्रह्म राक्षस और भूल गलती भी इसी क्लास में कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पंत जी। ठीक है, पंत जी को अच्छा क्यों कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि, तो अपने रचना से इसने, ठीक, अपने रचना से प्रकृति का अत्यंत कोमल और संवेदनशील चित्रण किया था। क्या किया था, कोमल और संवेदनशील चित्रण किया था, मतलब बहुत मनमोहक चित्रण किया गया था। ठीक, इसलिए इसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। चलिए अब आता है 19 नंबर में, निराला की राम की शक्ति पूजा किसका प्रभाव माना जाता है। राम की शक्ति पूजा पर किसका प्रभाव माना जाता है, नेट में कई बार पूछा गया है। तो वाल्मीकि रामायण का, कृतिवास रामायण का, रामायण का, या माइकल मधुसूदन दत्त का। तो किसका प्रभाव माना जाता है, तो वाल्मीकि रामायण नहीं, तुलसीदास का रामायण भी नहीं, तो माइकल मधुसूदन का भी नहीं, तो कृतिवास रामायण। अच्छा, कृतिवास रामायण क्या है, बंगाल का, ठीक है, बंगला का रामायण है। क्या है, बंगला का रामायण है। और कृतिवास रामायण नहीं, कृतिवास लेखक थे। कौन थे, कृतिवास, ये जो कृतिवास हुए ये कौन थे, लेखक थे। ठीक है, एक इंसान को इंटरव्यू में मैं कहीं देखा था, पूछा गया था कि और कृतिवास रामायण कहते हैं, तो कृतिवास कौन थे, क्या है, एक बोला कि पुस्तक का नाम है, और पुस्तक नहीं, कृतिवास कौन थे, लेखक थे। ठीक है, तो उनका रामायण है, उन्हीं का प्रभाव माना गया है। अच्छा, इस रामायण में एक और चीज जिक्र है कि इसमें दुर्गा पूजा का जिक्र है। ठीक है, दुर्गा पूजा का जिक्र है। ठीक है, दुर्गा पूजा का जिक्र है कृतिवास रामायण में। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, उसी का प्रभाव राम की शक्ति पूजा में है। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, पंत की नौका विहार कविता में किस, ठीक है, नौका विहार कविता में कवि किस नदी की यात्रा का वर्णन करते हैं। नौका विहार नाम से पता चल गया होगा। ठीक है, नौका विहार, ठीक है, गंगा का, सरस्वती का, यमुना का, या फिर यमुना का, या मान लेते गोदावरी का। ठीक है, तो किसका है, तो किसका होगा, तो बिहार, मान लेते कि नौका बिहार, कहाँ पंत जी, कहाँ बिहार, बिहार से गंगा, बिहार में कौन नदी बहती है, गंगा ही बहती है, तो नौका बिहार में गंगा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, हाँ थोड़ा सा समय दीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोटा ही। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का आलोचक नहीं था। छायावाद के आलोचक नहीं है, कौन से कवि छायावाद का आलोचक नहीं है। तो रामविलास शर्मा छायावाद के बिल्कुल, रामचंद्र शुक्ल ने किया है आलोचना, क्या कि रामचंद्र शुक्ल को छायावाद पसंद नहीं थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल। डॉक्टर नगेंद्र नहीं थे, डॉक्टर नगेंद्र, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में कि छायावाद में वेदना और करुणा का चित्रण किस कवि की कविताओं में सबसे अधिक मिलता है। वेदना और करुणा का जयशंकर प्रसाद जी के,
निराला जी के, महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंद पंत का। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? वेदना और करुणा। दिमाग थोड़ा लगाइए जोर से, क्या हो जाएगा? तो महादेवी वर्मा, इसमें देखना ही कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 23वां नंबर में, निराला की अनामिका का द्वितीय संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ, जिसमें राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति कविताएं शामिल है, ठीक है। तो कौन सा वर्ष हुआ था ये? 36 में, 1936 में, 1935, 1932, 1938 में। किसमें हुआ था? 1936 ईस्वी में, ठीक है। याद होगा आप लोगों को। अच्छा, एक चीज और, हाँ, राम की शक्ति पूजा इसमें हुआ था ना, रुकिएगा थोड़ा, इसको मिटा देते हैं। 1938 में हुआ था, ठीक है। क्या है? 1938 में हुआ था, लेकिन राम की शक्ति पूजा 1936 में हुआ था, ठीक है। चलिए 1938 में हुआ था, ठीक है, द्वितीय संस्करण। पहला संस्करण कब हुआ था? तो पहला संस्करण 1923 में आया था, ठीक है। अनामिका पहला संस्करण कब आया था? 1923 में, ठीक है, 1923 में। और द्वितीय संस्करण कब आया? 1938 में। चलिए अब आता है कि 24वां नंबर, कि सुमित्रानंद पंत की किस कविता में उन्होंने ग्राम्य जीवन का अर्थार्थवादी चित्रण किया? ग्राम्य जीवन, जो ग्राम्य जीवन है उसका अर्थार्थवादी चित्रण किया था, किस कविता में कह सकते हैं, ठीक है। तो गुंजन में, लोकायतन में, और ग्राम्य में, वीणा में। तो किस में आया है ग्राम्य जीवन का चित्रण? तो ग्राम्य से याद रखेंगे, ग्राम्य में, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज और कि ग्राम्य, जो यहाँ पे ग्राम्य काव्य है उनका, उसमें क्या गांवों का अर्थात चित्रण किया गया, ठीक है। गांवों का, गांव या तो ग्राम्य मतलब गांव ही होता है, तो गांव का क्या अर्थातवादी चित्रण किया गया था, ठीक है। हाँ चलिए अब आते हैं 25वां में, ठीक है, 25वां क्वेश्चन में। चलिए, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मुकुटधर पांडे ने, जयशंकर प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने। अच्छा, कब किया था? तो 1920 में किया था, ठीक है। जबलपुर की एक श्री शारदा पत्रिका निकला था, उसमें किया था, ठीक है। छायावाद से एक लेख लिखा था और उसी समय इसने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। चलिए, छायावाद कविता में प्रतीकवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रतीकवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सीधे सीधे विचारों को प्रस्तुत करना, या अदृश्य और अमूर्त भावों को मूर्त रूप देना, कविता को जटिल बनाना, केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना। क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। चलिए, हाँ बिल्कुल सही सोचे। अदृश्य, क्या अदृश्य? ऑप्शन बी हो जाएगा, अदृश्य और अमूर्त भावों को मूर्त रूप देना। कहते हैं कि प्रतीकवाद, किसी चीज का प्रतीक बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक मूर्ति बनाते हैं, मंदिर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? एक मंदिर में मूर्ति बनाए जी, एक मंदिर में मूर्ति, और उसमें क्या किए, एक भगवान का या तो कुछ भी चीज का मूर्ति का प्रतिष्ठापन कर लिया तो उसमें रखें। तो क्या वो भगवान का मूर्ति मतलब उसका प्रतिमूर्ति मतलब उसका प्रतीक है, भगवान का क्या ये प्रतीक मान के इसको पूजते हैं लोग। तो क्या या दृश्य को जो नहीं देख पाया, ठीक है, जिसको नहीं देखा जाए, और उसका जो उसका बारे में बखान भी करना कम ही होगा, जो उसको अदृश्य को या तो अमूर्त को, ठीक है, उसको मूर्त रूप दे देना, ठीक है, यही कहलाता है प्रतीकवाद। इतना समझ गए आप लोग? चलिए, अब आता है 27वां में, ठीक है। पंत को परिवर्तन कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? पंत को परिवर्तन कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? मनुष्य के जीवन में हो रहे बदलावों से, भारतीय राजनीतिक में हो रहे बदलावों से, समाज में हो रहे बदलावों से, प्रकृति के सतत परिवर्तन से। तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी सोच के। चलिए, बिल्कुल परिवर्तन कविता है तो परिवर्तन क्या प्रकृति के बारे में, क्या कि छायावाद में प्रकृति का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा? प्रकृति के सतत परिवर्तन, ठीक है। इस संग्राम में कैसे, इस काव्य में संग्राम इसे नहीं है। तो इस कविता में क्या प्रकृति और मानव जीवन, ठीक है, प्रकृति जीवन या तो मानव जीवन को कह सकते हैं कि
शाश्वत परिवर्तन को दर्शाया गया है। ठीक है, कैसा? शाश्वत परिवर्तन को दर्शाया गया है। अब आए 28 में, छायावाद में व्यक्तिवाद का क्या अर्थ है? छायावाद में व्यक्तिवाद का क्या अर्थ है? कवि का आत्म प्रशंसा करना, कवि का अपने निजी भावों और अनुभवों को काव्य में स्थान देना। तीसरा में समाज से कटकर केवल अपने बारे में लिखना, केवल व्यक्ति विशेष का चित्रण करना। चलिए, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाद का अर्थ क्या है? तो कवि का अपने निजी अनुभवों और ठीक है, क्या है? निजी भावों और अनुभवों को काव्य में स्थान दिया था। कौन था? छायावादी लोग। इसके बाद और इससे ज्यादा आ देखते हैं प्रगतिवाद में, देखते हैं प्रयोगवाद में, ये सब और ज्यादा हो गया। तो द्विवेदी युग में ये बिल्कुल नहीं था। ठीक है, छायावाद के कवि लोग क्या क्या अपने व्यक्तिगत सुख दुख, आशा निराशा, कह सकते हैं वो प्रेम संवेदना वेदना को कविता का विषय बनाया। ठीक है, क्या? कविता का विषय बनाया। और द्विवेदी युग में ये क्या था? इतिवृत्तात्मकता जो थी उससे भिन्न है बिल्कुल। इतिवृत्तात्मकता समझा चुका हूँ क्या है? लंबे लंबे कथा के अनुसार गुणगान करना, बताना, व्याख्या करना, ये छायावाद में बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली गीत किस कवित्री की है? ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है, बदली मीराबाई का, महादेवी वर्मा का, सुरेंद्र चौहान का, अज्ञे जी का। किनका है? तो महादेवी वर्मा का। चलिए, अब निराला की बादल राग कविता का मूल स्वर क्या है? निराला की बादल राग की मूल स्वर क्या है? रहस्यवादी वेदना, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य चित्रण, शोक और शोषित वर्ग के बीच का संघर्ष और आध्यात्मिक क्या? आध्यात्मिक शांति की खोज। बताइए। हाँ, चलिए, बादल राग में क्या है? मूल स्वर इसका क्या हो जाएगा? तो शोषक और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष, सी हो जाएगा। ठीक है, यह संघर्ष क्या दिखाता है कि मध्यम वर्ग से, ठीक है, मध्यम से पूंजीपति और शोषितों का बीच संघर्ष होता है। मध्यम वर्ग कह सकते हैं, इधर मध्यम वर्ग और इधर पूंजीपति वर्ग, दोनों के बीच में शोषण का चित्रण है। ठीक है, कौन करता है? तो पूंजीपति वर्ग मध्यम वर्ग को शोषित करता है। ठीक है, पंत की, ठीक है, उच्छ्वास, उच्छ्वास की प्रकार की रचना है। किस प्रकार की रचना है? तो आप लोग जानते होंगे, उपन्यास नहीं, गीत संग्रह तो नहीं है। ठीक है, और महाकाव्य नहीं, खंड काव्य, लीप नहीं करते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? पहले बता चुके हैं, 15, 12, 16, 18। कितने हो जाएंगे? 15। चलिए, अब सांध्य गीत किस कवि की रचना है? सांध्य गीत किस कवि की रचना है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद के, सुमित्रा पंत जी के, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो कौन है? बता दीजिए। सांध्य गीत, ठीक है, प्रसाद का बिल्कुल नहीं, सुमित्रा पंत का नहीं, तो कौन हो जाएंगे? तो महादेवी वर्मा। ठीक, किसका है? महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए, अब आते हैं छायावाद में प्रकृति चित्रण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? छायावाद में प्रकृति चित्रण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रकृति का ठीक है, उद्दीपन के रूप में चित्रण करना, प्रकृति को केवल प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करना, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण करना, प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करना। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। चलिए, क्या है? तो प्रकृति का आलंबन रूप में प्रस्तुत करना। क्या हो जाएगा? प्रकृति का आलंबन रूप में प्रयोग करना छायावाद में बड़ी विशेषता माना गया है। ठीक है, कामायनी का प्रमुख रस क्या है? जाएगा, कामायनी का प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस और शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस। अब इसमें देखिएगा, ठीक है, इसमें कहीं मिलता है शांत रस और कहीं मिलता है श्रृंगार भी है, शांत रस। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में जब आए तो श्रृंगार रस भी मिलता है और शांत रस भी। ठीक, शांत रस ज्यादा है, श्रृंगार बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो आप लोग शांत रस मारिए या तो श्रृंगार रस। ठीक है, इस मेरे अनुसार तो यही है। ठीक है, किस कवि ने छायावाद को जीवन का गान कहा है? किस कवि ने छायावाद को जीवन का गान कहा है? ठीक है, छायावाद जीवन का गान
क्वेश्चन थोड़ा यहाँ मैं डिलीट करना भूल गया। इसमें छायावत को जीवन का गान किसी ने कहा है, ठीक है, किसी ने नहीं कहा है। सिर्फ एक जीवन का गान काव्य है, ठीक है, मतलब एक कविता है। किसका है? श्रीमंगल सिंह सुमन का है। किसका है? श्रीमंगल सिंह सुमन का है, ठीक है। और उसी के अनुसार बोला जाता है जीवन का गान, ना कि छायावत किसी जीवन का, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर दीजिए। चलिए अब आता है, किस कवि ने अपनी कविता में ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सुमितेंद्र पंत जी और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। किसने ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया है? तो ग्राम्य गांव के बारे में किसने लिखा था? गांव के संस्कृति के बारे में, अर्थात बारे में, तो सुमितेंद्र पंत ने लिखा था। चलिए, जो कि बताया ही था मैं, सुमितेंद्र पंत जी हो जाएंगे। अब आते हैं निराला की भिक्षुक कविता का मूल भाव क्या है? आध्यात्मिकता की खोज, प्रकृति का सौंदर्य, व्यक्तिगत निराशा और गरीबी और सामाजिक विषमता। क्या हो जाएगा भिक्षुक में? भिक्षुक है मतलब भिक्षुक से नाम ही समझ में आ रहा है, जिसे भीख मांग के अपना गुजर बसर करना रहता है। गरीबी और सामाजिक विषमता का चित्र है, ठीक है। अच्छा, आप लोग का ये HW रहा है, ठीक है। भिक्षुक कौन से संग्रह में संकलित है और उसका प्रकाशन वर्ष बोलिएगा, ठीक है, किस में संकलित है। अब 40वां में है, महादेवी वर्मा की किस रचना को आधुनिक मीरा की संज्ञा दिया गया है? ठीक है, किस रचना को आधुनिक मीरा की संज्ञा दिया गया? कौन सी रचना में, कौन सी रचना के लिए? दीपशिखा के लिए, निर्जा के लिए, अतीत के चलचित्र के लिए, आमा के लिए? किसके लिए? बिल्कुल, ये आमा के लिए, ठीक है। आमा में कितने कविताएं संकलित है? चलिए बताइएगा कमेंट में। और हाँ, 41वां नंबर में चलते हैं हम। सुमितेंद्र पंत की किस रचना में गांधीवाद और अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखता है? तो युगवाणी में, स्वर्ण किरण में, लोकायतन और चिदंबरम में। स्वर्ण किरण में, ये तो क्वेश्चन हो चुका था। छायावत में प्रकृति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सीधे साधे विचारों को प्रस्तुत करना, कविता का चित्र बनाना, केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना, अदृश्य को मूर्त भावों का मूर्त रूप देना। ये भी क्वेश्चन हो चुका था ना। चलिए, ये हो गया। अब दूसरे आते हैं। अब हम लोग भूल गलती ब्रह्म राक्षस से प्रश्नोत्तरी करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? ब्रह्म राक्षस और भूल गलती से प्रश्नोत्तरी है। हाँ, अब ये बता दीजिए कि, ये बताइए कि ब्रह्म राक्षस किसमें संकलित है और भूल गलती दोनों किसमें संकलित? दोनों एक ही में संकलन है, ठीक है। किसमें है? तो चांद का मुंह टेढ़े में है। चांद का मुंह टेढ़े में है। चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है। ये क्या हो गया? संग्रह का नाम हुआ। कब हुआ था? 1964 में। ब्रह्म राक्षस और भूल गलती दोनों संकलित उसी में है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्नोत्तरी में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा ब्रह्म राक्षस में। आप लोग कविता पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा, खाली इतना जान लीजिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन आ जाएगा यदि मैं हिंट दे दूंगा तो। फिर ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? तो एक बुद्धिजीवी, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक है, ठीक है। और ब्रह्म राक्षस के रूप में यहाँ कौन है? तो आलोचक मानते हैं, भूत आलोचक, जिसमें से एक श्रीकांत वर्मा है, जो कि मानते हैं कि मुक्तिबोध स्वयं है इसमें, ठीक है। और मुक्तिबोध एक जगह कविता में ही दर्शाए हैं कि मैं ब्रह्म राक्षस का शिष्य हूँ, ठीक है। तो अब ज्यादा हिंट नहीं तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा पहले लिख। चलिए, कविता में बावड़ी का कौन सा रूप चित्रण किया गया है? ब्रह्म राक्षस कविता में बावड़ी का कौन सा रूप चित्रण किया गया है? ठीक है, उत्सव स्थल का, जल स्रोत का, ठीक है, प्रयतिक का, ठीक है, परिव्यक्ति का और रहस्यवाद का केंद्र, प्रयुक्ति और रहस्यवाद का केंद्र है, गांव का आकर्षण का। किसका चित्रण किया है? बावड़ी का अर्थ तो परिव्यक्ति और रहस्य का केंद्र है। क्या है? रहस्य का केंद्र है, ठीक है। चलिए, सुनी बावड़ी आता है जो। अब दूसरा में है, ब्रह्म राक्षस के निरंतर स्नान का मुख्य आशय क्या है? बाहरी स्वच्छता से, आत्म शुद्धि की क्षणभंगुरता से, कर्मकांड का प्रदर्शन से, या जल संरक्षण से? क्या है? बिल्कुल सही, आत्म शुद्धि की क्षणभंगुरता से। क्या चीज से? आत्म शुद्धि की क्षणभंगुरता से। हाँ,
तीसरा में है अनोखा, ठीक है, अनोखा स्रोत कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार पंक्ति में कौन सा भाषा की विशेषता प्रकट हुई है? दार्शनिकता का, अशुद्धता का, आक्रोशमयी पूज्य भाव का, व्यंग का। क्या है? अनोखा त्रोष कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार, ये तो पढ़ने से ही पता चलता है। क्या है? आक्रामक और, ठीक है, क्रोध का बात आता है, आक्रामकमय और पूज्य भाव का। ठीक है, अब आता है कविता में सूर्य और चांदी का झुक कर नमस्ते करना ब्रह्म राक्षस द्वारा किस प्रकार ग्रहण किया गया है? विरोध के रूप में, समान और श्रेष्ठता की अनुभूति, उपेक्षा के अर्थ में, संतुलन की स्थिति के लिए। किस लिए? तो किसी के सामने हम लोग झुकते हैं तो क्या होता है उसे कि हाँ सम्मान दे रहा है, श्रेष्ठ है, मतलब इसलिए तो झुकते हैं ना कि प्रणाम करते हैं। तो क्यों? तो समान व श्रेष्ठता की अनुभूति के लिए। ठीक है, चलिए अब एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा छोटा हो गया। हाँ, ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म राक्षस की आत्म विरोध की पीड़ा झेल रहा है, आत्म विरोध का पीड़ा झेल रहा है ब्रह्म राक्षस। ठीक है, किस आत्म विरोध का पीड़ा झेल रहा है? तो बाहरी समाज से, अंतर्मन की अशुद्धता व अशुद्धता के द्वंद्व से, प्रकृति से, दैहिक रोग से। तो क्या चीज से जूझ रहा है वो पीड़ा? तो अंतर्मन से, अपने ही अंतर भावना से। ठीक है, अपने ही अंतर्मन से। ठीक है, क्या? अंतर्मन की अशुद्धता और शुद्धता के द्वंद्व से। ठीक है, कि मैं गलत हूं कि नहीं गलत हूं, शुद्ध हूं कि नहीं शुद्ध हूं। ठीक है, इससे बी ऑप्शन होगा। ठीक है, कविता में टगर के पुष्प तारे श्वेत और लाल फूलों का लहकता झोर किस भावों का संप्रेषण है? जीवन की नश्वरता से, आशा और ऊर्जा से, प्रकृति की उदासी से, मृत्यु भाव से। किससे है? आशा और ऊर्जा से। ठीक है, आशा और ऊर्जा से। चलिए यहां तक हो गया होगा। अब इसके बाद गहन अनुभूति, ठीक है, गहन अनुमानिता, तन की मलिनता दूर करने का प्रयत्न किस दार्शनिक अवधारणा को जागृत करता है? ठीक है, ठीक है, पदार्थवाद का, सांख्य का, सब शोधन की जटिलता से, निष्क्रियता से। किसका? सब शोधन की जटिलता से। बिल्कुल सही सोचें, सब शोधन की जटिलता से। अब आता है सुनी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि किस वैचारिक विमर्श का प्रतीक है? क्या बोल रहा है? सुनी बावड़ी के भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि, एक कुआं की जैसा है। ठीक है, बावड़ी। ठीक है, और क्या उसके भीतर सूर्य का रोशनी गिरा, वो कैसा वैचारिक दार्शनिक का प्रतीक कर रहा है? आलस्य का, क्षणिक आलोक का, चेतना का संचार का, या पराजय का? तो कैसा कर रहा है? चेतना का संचार का। क्या हो जाएगा? चेतना का संचार का। ठीक है, चेतना का संचार का। और ब्रह्म राक्षस द्वारा शुद्ध संस्कृति गालियां, ठीक है, साधुवाद का प्रतीक है या नहीं? या क्या होगा? विरोधाभास का प्रतीक है या विरोधाभास का, शुद्ध विचारों का, विघटन का, क्लेशजन्य आत्म प्रवंचना का, और साधु का उपहास का। क्या हो जाएगा? ब्रह्म राक्षस द्वारा शुद्ध संस्कृति गालियां, ठीक, साधुवाद का प्रतीक है या फिर विरोधाभास का? क्या हो जाएगा इसमें? तो विरोधाभास का। ठीक है, गालियां क्या चीज प्रतीत होता है? विरोध का भास का ना, किसी को गुस्सा हो जाना, गाली देना किसी का विरोध में, तो ये चीज विरोधाभास को जिक्र करता है। ठीक है, उजागर करता है। कविता में मार्क्स, ठीक है, एंजल्स, रसेल, ठीक है, टैनबी आदि का उल्लेख किस आशय से किया गया है? पहला, युग संक्रमण व विविध विचारधाराओं के द्वंद्व से, राजनीतिक आलोचना के लिए, आध्यात्मिक प्रस्थान बिंदु के लिए, या फिर कला सौंदर्य परंपरा के लिए। ठीक है, तो किसके लिए किया गया है? तो या युग संक्रमण या विविध विचारधाराओं के द्वंद्व से। तो याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का उदय कैसे हुआ? आखिर विचारधारा ही तो था ना, एक विचारधारा के रूप में था, दूसरे विचारधारा से ना सहमति थे, अपना विचारधारा दिया।
ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा। अब 11वां नंबर क्वेश्चन है कि अति प्रफुल्लित ठीक है कंटकित तन मन किस प्रकार की संवेदना है। तो देख रहे हैं ना कितना डीप क्वेश्चन निकाला गया है, तो इसलिए अच्छा से सॉल्व कीजिए। आप तो पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे तुरंत देख लीजिए, किताब होगा ही, नहीं तो फिर इस चैनल में सारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ ही दिन में शुरू करने वाले हैं यूनिट 5। चलिए, अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन किस प्रकार की संवेदना, इसमें केवल प्रसन्नता का, केवल पीड़ा का, ठीक है, चतुर्दिक अनुभूति का, द्वंद्व का, शारीरिक संतोष का। क्या हो जाएगा? चतुर्दिक अनुभूति का, द्वंद्व का। ठीक है, हाँ चलिए 12वां नंबर में है सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से वैदिक ठीक है रचनाओं होना चाहिए, ऋचाओं तक की यात्राएं किस संस्कृति संकेत का समर्थन करती है। वैदिक ऋचाओं तक की यात्रा किस संस्कृति का संकेत करती है। ठीक है, तो आंचलिक का, सार्वभौमिक, ऐतिहासिक का, स्थानीय, मिथकीय का, किसका समर्थन करती है? तो सार्वभौमिक ऐतिहासिक का। ठीक है, सार्वभौमिक ऐतिहासिक का। 13वां नंबर में है कविता का केंद्रीय भाव किस ओर इंगित करता है। बाह्य संघर्ष का, आत्मसंदेह व अधूरी खोज का, या सामाजिक परिवेश का, पारिवारिक समस्या का। किसका ओर इंगित करता है? कविता का केंद्रीय भाव किसको ओर? बाह्य संघर्ष का नहीं, आत्मसंदेह और अधूरी खोज की, सामाजिक परिवेश का, पारिवारिक समस्या का। किसका ओर जिक्र करता है? तो आत्मसंदेह। ठीक है, आत्मसंदेह, अधूरी खोज, आत्मसंदेह, अपने आप पे ही डॉट होने लगा उसको। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और अधूरी खोज है। ठीक है, समाज के प्रति द्वंद्व दिखाए गए हैं। अब चलिए, ध्वनि लड़ रही है अपनी प्रतिध्वनि से किस प्रकार की मानसिक द्वंद्व को उभारती है। क्या ध्वनि लड़ रही है अपनी प्रतिध्वनि से? ठीक है, संकल्प और विकल्प का, विचार और कर्तव्य का। तीसरा है आत्म, ठीक है, क्या है? आत्म टकराव, पहचान का, संघर्ष का, संवेदना और विवेक का। तो क्या हो जाएगा उत्तर? आत्म टकराव और पहचान का संघर्ष से जिक्र हो रहा है। ठीक है, आत्म टकराव, अपने में ही टकरा रहा है। ठीक है, और पहचान का संघर्ष है उसको। चलो 15वां नंबर में है, ठीक है, अतिरेकवादी पूर्णता की त्रुटि। ठीक है, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि प्राप्त करना क्यों दुर्गम है। संसाधनों की कमी के कारण, विषयों के टकराव और अतिशय अपेक्षाएं। ठीक है, अपेक्षाएं, सामाजिक विरोध, दार्शनिक स्थिति। तो ये तो कुछ ज्यादा ही आप लोग के लिए टफ हो गया होगा। देखिए, विषयों के टकराहट और अतिशय अपेक्षाएं के लिए है। ठीक है, व्यक्ति का कोमल, ठीक है, स्फटिक प्रसाद किसके संकेत है? व्यक्ति का कोमल स्फटिक प्रसाद किसका संकेत है? जड़ता का, निर्मल जटिलता और भावनात्मक पारदर्शिता का, बर्बरता का, संघर्ष का। तो क्या हो जाएगा? एक सेकंड, निर्मल जटिलता और भावनात्मक पारदर्शिता का। क्या है? भाव, तर्क व कार्य सामंजस्य संबंधी समीकरण कविता में, ठीक है, किसकी खोज या आलोचना प्रस्तुत करते हैं? गणित की प्रसादिता का, जीवन के गणितीय अन्वेषण की जटिलता, विज्ञान की निंदा, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत का। किसका? जीवन के गणितीय अन्वेषण की जटिलता को दर्शाता है। ठीक है, प्रस्तुत करती है। ठीक है, संवादी स्वर में मैं ब्रह्म राक्षस का, ठीक है, सजल उर शिष्य होना चाहता हूं, अर्थ का क्या है? अर्थ क्या है इसका? अब यही पंक्ति के वजह से, यही लाइन के वजह से मुक्तिबोध यहीं पे कहते हैं कि मैं उसका शिष्य हूँ। किसका? ब्रह्म राक्षस का। ठीक है, यही पंक्ति की वजह से लोग आशा लगाते हैं, बहुत आलोचक, कि ब्रह्म राक्षस के रूप में खुद मुक्तिबोध है। कौन कहा है? तो श्रीकांत वर्मा ने, और बहुत सारे आलोचक हैं जो कि उनका शिष्य मानते हैं। ब्रह्म राक्षस क्या है? मुक्तिबोध का गुरु के रूप में। यहाँ ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? विनम्रता का, त्रासदी के, ठीक है, साक्ष्य और उत्तरदायित्व का, और तीसरा है विद्रोह का और श्रद्धांजलि का। किसका है? त्रासदी के, साक्ष्य का, उत्तरदायित्व।
उत्तर क्या होगा? त्रासदी का साक्ष्य और उत्तरदायित्व हो जाएगा इसका उत्तर। 19वां नंबर देखते हैं, कविता में बार बार आने वाला मैल किसका प्रतीक है? सामाजिक विकृतियां का, मनोविकार, मानव अधूरता का, शरीर का मैल का, जल की अशुद्धि, ठीक है, अशुद्धि कह सकते हैं, किसका है? ठीक है, तो कैसे क्या हो जाएगा? तो मनोविकार, ठीक है, मानव अधूरता का, मनोविकार किसका है? तो मनोविकार का, ठीक है, मानव अधूरता के प्रतीक है मैल। बार बार किसका प्रतीक है? मैल। चलिए अब आते हैं, चलिए एक इसमें से बच ही गया था ना। 20वां नंबर का, ऐसी ट्रेजेडी है नीच का प्रयोग किस हेतु है? किस हेतु है या तो किया गया है? ठीक है, तो व्यंग के रूप में, असहायता या करुणा के समावेश में, आत्मनिरीक्षण की ठीक है विफलता के कारण, क्रोध के कारण। तो किसके लिए क्यों किया गया है? किस हेतु किया गया है प्रयोग? यह ट्रेजेडी है नीच, तो यह सहायता व करुणा के समावेश के लिए किया गया है। अब इस चलते हैं इससे आगे वाला, ठीक है, आगे इससे चलते हैं। हाँ, अब आ जाता है भूल गलती। क्या है? आ जाता है भूल गलती कविता संग्रह। भूल गलती भी किसमें संकलित है? चांद के मुंह टेढ़ा है उसी में संकलित है। और इसका भूल गलती में थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़े होंगे तो सुन लीजिए। यहाँ जो भूल गलती है ना, भूल जो गलती है, भूल गलती, इसको भ्रष्टाचार कहेंगे। ठीक है, भूल गलती को भ्रष्टाचार के रूप में है। और भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार के रूप में है भूल गलती। और भ्रष्टाचार यहाँ किसके रूप, इस कविता में किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो शहंशाह, राजा के तरह किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, इसको तो शहंशाह के रूप में है। शहंशाह के रूप में, ठीक है, शहंशाह के रूप में, राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इतना समझते हैं। अच्छा, इस कविता की मूल भाव क्या है? तो इसमें एक राजा है, ठीक है, भूल गलती मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में, ठीक है, समाज में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है उसी के भ्रष्टाचार को यहाँ एक शहंशाह दिखाया है। ठीक है, और दिखाया है कि यहाँ ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी को कैसे जंजीरों से बांध दिया गया है। ठीक है, और जंजीरों से बांध दिया गया। और जो घूसखोरी कर रहा है, जो घूसखोर है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गिरोह है, वो क्या है? शहंशाह है भ्रष्टाचार। ठीक है, और उसके सामने क्या है? नतमस्तक है, सिर झुकाए हुए। ठीक है, ये सब भी दिखाया गया है। लेकिन इसका जो, और यहाँ भ्रष्टाचार को बहुत शहंशाह है तो बहुत ताकतवर दिखाया गया। सच में समाज में बहुत ताकतवर है भ्रष्टाचार। लोग सबसे ज्यादा पैसा है तो पावर है, कुछ भी करके फंसा देता है इंसान को। ठीक है, उसको कोई सजा नहीं होता है। तो ये रूप में बहुत ताकतवर रूप में दिखाया गया इस कविता में। लेकिन मुक्तिबोध लिखते हैं सभी लोग, जब उसके सामने, शहंशाह के सामने सिर झुका के खड़ा है, तो मुक्तिबोध लिखते हैं आगे कविता में कि मुक्तिबोध यहाँ बहुत आशावादी हो जाते हैं कि किसी के मन के अंदर तो इच्छा जगे, मतलब शक्ति, सच्ची वेदना प्रस्तुत करे, मतलब सच का साथ दे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले। ठीक है, तो ये सा आशावादी लेखक हो जाते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब इसका सार रूप में यही बताना था। अब आते हैं आंसर, उत्तर में। ठीक है, आंसर में कविता में भूल गलती का रूप किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? अबुध बालक के रूप में, युद्ध के योद्धा के रूप में, या फिर शांत ऋषि के रूप में, स्वयंभू शासक के रूप में? किस रूप में? तो भूल गलती किसके रूप में किया गया है प्रस्तुत? युद्ध के योद्धा के रूप में। ठीक है, युद्ध के योद्धा के रूप में। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन है, जिराह बंद बख्तर। क्या है? जिराह बख्तर या जिराह बंद बख्तर, ठीक है, का प्रतीक कहाँ प्रयुक्त हुआ है? साहस दर्शाते हुए, सुरक्षा के दिखावे हेतु, आत्मरक्षा और झूठी शान के लिए, ठीक है, प्रसन्नता के लिए। तो कहाँ प्रयोग हुआ है? आत्मरक्षा व झूठा शान के लिए जिराह बख्तर कहाँ पे प्रयोग हुआ है? कविता पढ़े होंगे तो आप लोग पता होगा, आत्मरक्षा व झूठी शान के लिए प्रयोग हुआ है। तीसरा में है, आंखें क्या है? आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, इस पंक्ति में कैसा भाव छिपा है? आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, इस पंक्ति में कैसा भाव छिपा है? मोहब्बत का, आक्रोश व डर का मिश्रण का, नफरत का, दया का? तो किसका है? आक्रोश व डर का मिश्रण का, आक्रोश व डर के मिश्रण का। हाँ, चलिए इसके बाद है चौथा नंबर, कविता में सब सरदार, ठीक है, सब सरदार, साहर, सूफी, ठीक है, आलिम, फाजिल
का मौन बने रहना किसका प्रतीक है? ठीक, सहमति का, विरोध का, कायरता, विविधता का, शक्ति प्रदर्शन। जब आपने सब भ्रष्टाचार यहाँ राजा है, क्या है भ्रष्टाचार यहाँ, ठीक है, ये मान लेते हैं कि चेयर है, ठीक है, इसका 4 पहिया है, 4 पहिए उधर से, ठीक है। अब इसमें बैठा है शहंशाह, यहाँ पे क्या है, शहंशाह बैठा हुआ है। अब इसके सामने सब यहाँ खड़ा है नतमस्तक होके, तो क्या हो जाएगा, क्या दर्शाएगा फिर? तो कायरता के कारण है ना, भ्रष्टाचार के सामने जब घुटना टेक दिया है सब, तो कायरता विविधता के कारण। चलिए 5वां में है, कैद कर लिया गया ईमान किसका द्योतक है? ठीक है, कैद कर लिया गया ईमान किसका द्योतक है? मनुष्य की द्विधा का, मूल्यहीन सभ्यता का, आत्मसम्मान का संरक्षण का, देश जाति की गुलामी का, किसका है बताइए? कैद कर लिया गया ईमान, ठीक है, जब ईमान ही कैद कर लिया मतलब आत्मसम्मान का क्षरण हो जाना, आत्मसम्मान का खो जाना। जब किसी के अधीन चल गया तो क्या हो गया, खत्म हो गया ईमान, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब आता है 6 में, सुल्तानी निगाहें, सुल्तानी जिरह बख्तर, ठीक है, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? शक्ति का अभिमान के रूप में, साम्राज्य की कमजोरी का और दिखावा के लिए, ठीक है, अमरत्व का बोध, विजय का, ठीक है, उत्सव के लिए, किस लिए प्रयोग हुआ है? सुल्तानी जिरह बख्तर बंद, सुल्तानी निगाहें, ये सब साम्राज्य की कमजोरी और दिखावा के लिए, ठीक है, साम्राज्य की कमजोरी क्या करता है, ये सब जिरह बख्तर बंद है, ये सब दिखाता क्यों है? तो बोल लोग डरे, आखिर पुलिस लोग या तो कुछ भी अभी नहीं ऐसे बोलना चाहिए, छोड़िए। कविता में रेत का सा ढेर सहनसा, ठीक है, इमेजरी किस व्यंग का संकेत करता है? ठीक है, इमेजरी मतलब जो कह रहा है रेत का सा ढेर सहनसा किस ओर संकेत करता है? क्षणभंगुरता, सत्ता की ओर, सच्चा साम्राज्य के लिए, स्वर्ण विजय के लिए, बैगर के लिए, ठीक है, तो किसके लिए संकेत करता है? तो क्षणभंगुर सत्ता के लिए, ठीक है, सत्ता के लिए, ठीक है। रेत सा ढेर सहनसा, रेत सा ढेर सहनसा क्यों? डरपोक, भ्रष्टाचार लोग क्या होते हैं, डरपोक होते हैं, ज्यादा डर डपट के बोल तो डर ही जाते हैं, इसलिए क्षणभंगुरता सत्ता के लिए, ठीक है। अब आते 8वां में, नामंजूर हठ इनकार का किस भाव को इंगित करता है? नामंजूर हठ इनकार का, ठीक है, सौम्यता का, विद्रोही स्वाभिमान का, सुख का, रोमांच का, किसका? तो विद्रोही स्वाभिमान का। बोलता है नामंजूर, नामंजूर, ठीक है। चलिए 9 में चलते हैं। सल्तनत पर घने साये स्याह किसकी द्योतक है? ठीक है, सल्तनत पर घने साये स्याह किसका द्योतक? उज्जवल भविष्य का, संकट व पतन की आहट का, विजय की चकाचौंध का, ज्ञान की ज्योति का, तो किसका है प्रतीक? तो संकट व पतन की आहट की, ठीक है, संकट व पतन की आहट का। हाँ, भूल के आलमगीर, भूल गलती या तो भूल आलमगीर में, आलमगीर किस के लिए संग्रहित है? ठीक है, आलमगीर यहाँ पे कौन है इसका? ठीक है, दृढ़ शासक का परिचायक है, विश्व विजेता सा अहंकार जो हर जगह फैल गया हो, साधु का संकेत है, प्रेम का संग है, तो क्या है? तो विश्व विजेता सा अहंकार है, अहंकार का है, ठीक है, जो हर जगह फैल गया, क्या? भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार का, ठीक है। चलिए जल्दी से खत्म करते हैं। क्या है? बेमालूम दरों के इलाके, ठीक है, इलाके का क्या अर्थ निकलता है? अस्पष्ट सत्य का, ठीक है, अस्पष्टता और छिपी अंतरात्मा का, ठीक है, शत्रु का छिपाव और भुलावे का संसार, तो क्या हो जाएगा उत्तर में? अस्पष्टता और छिपी, ठीक है, अंतरात्मा का, ठीक है। कौन बोल रहा है? ठीक है, बेमालूम दरों इलाके, मतलब वो इलाका जहां मालूम ना हो, तो कहाँ छिपी? अंतरात्मा में, ठीक है। 12 नंबर में, हम सब कैद हैं
उसके चमकते ताम झाम में, या किस समाजशास्त्रीय स्थिति को दर्शाती है? ठीक है, स्वतंत्रता का, सांस्कृतिक वैभव का, ठीक है, आत्मानुशासन का, अपराध बोध और सामाजिक चौंध का, चकाचौंध का। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से। तो हम सब कैद है उसके चमकते चकाचौंध में। ठीक है, ताम धाम, जिसको ताम झाम कह सकते हैं। तो अपराध बोध और सामाजिक चकाचौंध के में। ठीक है, अच्छा कैसे बोल हम सब उसके कैद हैं, चमकते उसके चकाचौंध में कैद हैं, कैसे? तो जो भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार करता है, एक पुल बनाने का हजारों करोड़ आता है, ठीक है, 100 करोड़, अब उसमें से 2-4 करोड़ मार लिया और अपना महल बना लिया, घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, सिर्फ तरह तरह का चीज कर लिया। अब वो हम लोग सोचते हैं घर इतना सुंदर बना लिया, कितना सुंदर घर बना लिया, बाप रे, हम लोग भी बना पाते हैं, ऐसा करते हैं ना, मतलब कि उसके जैसा हम लोग करने का सोचने लगते हैं, लेकिन वो क्या किया है, तो उसने बेईमानी किया है। ठीक है, तो ये बोलता है अपराध बोध का और सामाजिक चकाचौंध का। ठीक है, बोलता है खुद गर्ज बा हथियार बख्तर बंद समझौते पंक्ति किस प्रवृत्ति की आलोचना करती है? साहस का, दिखावटी समझौता, ठीक है, समझौता प्रवृत्ति एवं स्वार्थ का, या तीसरा ठीक है, निर्भीकता का, प्रेमिक प्रवृत्ति का, किसका है? तो खुद गर्ज व हथियार बख्तर बंद समझौते पंक्ति किस प्रवृत्ति का आलोचना करता है? तो दूसरा है। ठीक है, क्या दिखावटी समझौता का प्रवृत्ति, स्वार्थ का व्यंग करता है। दुमुहेपन के स्व तजुब की बुजुर्गी, ठीक है, में दुधमुहा किसका प्रतीक है? दुधमुहा किसका प्रतीक? ईमानदारी का, छल कपट व अवसरवाद का, त्याग का, विद्रोह का। तो दुधमुहा हम लोग जानते हैं किसका है, तो छल कपट का। ठीक है, दुधमुहा जिसे कहते हैं एक व्यक्ति रहता है, आपके पास इस तरह बोल दिया, उसके पास भी उस तरह बोल दिया, तो ये सब व्यक्ति थोड़ा बहुत ज्यादा इससे थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। 2 तरह का जो बात करता है, वही छल कपट का हो गया। अब 15वां नंबर में है, ठीक है, बेमलूम सनहले, ठीक है, सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में किस द्वंद्व को प्रकट करता है? अस्पष्टता बनाम या अस्पष्टता का, साहस बनाम डर का, बचपन बनाम बुढ़ापा का, रात्रि बनाम दिन का, किसका करता है प्रकट? क्या चीज प्रकट करता है? कौन सा द्वंद्व का? तो स्पष्टता बनाम या अस्पष्टता। ठीक है, स्पष्टता बनाम या अस्पष्टता का। ठीक है, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा किसका संकेत करता है? मतलब किसका संकेत करता है? ठीक है, अस्थायी पराजय का, नव चेतना व, ठीक है, स्व परीक्षा का, पलायन का, समझौता का। तो नव चेतना और स्व परीक्षा का। ठीक है, नव चेतना, कोई व्यक्तित्व होगा जो जगेगा, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होगा, उसी का इंतजार कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 17वां नंबर में, कि 17वां नंबर क्या है? संकल्प धर्मा चेतना पंक्ति का प्रमुख भाव क्या है? संकल्प धर्मा चेतना पंक्ति का प्रमुख भाव क्या है? निराशा, आत्मसमर्पण, जुझारू दृढ़ता, या ठीक है बंदिश, क्या है? या बंदिश क्या है? तो जुझारू दृढ़ता का, जुझारू दृष्टा का। ठीक है, संकल्प धर्मा चेतना। 18 नंबर में है, अपने ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर किस चेतना का प्रतिनिधित्व करता है? किस चेतना का प्रतिनिधित्व करता है? बाहरी टंटन का, ठीक है, अंतर्विवेक का, छिपी श्रेष्ठता का, सामाजिक डर का, छल कपट का। तो किसका है? तो अंतर्वेदी का। ठीक है, अंतर्विवेक का, छिपी श्रेष्ठता का, जो अंतर्बुद्धि है, ठीक है, विवेक छिपा है उसका, ठीक है, श्रेष्ठता है, अपने ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, मतलब मेरा ही हृदय में कहीं छुपा हुआ है वो श्रेष्ठता, किसका स्वर्णाक्षर, किसका मतलब वो सच्चाई मेरे ही अंदर छुपा है, जगाना पड़ेगा उसको सिर्फ। ठीक है, वो सच्चाई को जगाएंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होगा। इस पंक्ति का ही अर्थ है। हाँ, बोलता है कि सुल्तानी जिरह बंद बख्तर, ठीक है, जिरह बख्तर या तो बंद बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, किसका गहरा प्रतीक है? किसका गहरा प्रतीक है? पत्थर सी मजबूती का, शक्तिहीन की सच्चाई का, प्रश्न चिन्ह का, पूर्वाग्रह का। तो किसका है जी? तो शक्तिहीनता की सच्चाई। ठीक है, शक्तिहीनता क्या? सुल्तानी जिरह बंद, ठीक है, जिरह बख्तर, जिरह बंद। तो ये क्या है? दर्द के कारण ना, शक्तिहीनता के प्रतीक है। लोग देखते होंगे आप कि अभी के हिसाब से
कि जो मान लेते हैं चीन में, वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, लोकतंत्र वहाँ है नहीं, तो क्या होता है एक जरा सा कोई वहाँ धरना प्रदर्शन सब करता है, डायरेक्ट टैंक आता है, चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, मार दिया जाता है, जेल में चल जाता है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को भी गायब कर देता है, पता नहीं चलता है। तो ये क्या डर की है ना, कि अंदर से डरता है वो, ठीक है, कि बगावत ना हो जाए। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कविता के आखिरी हिस्से प्रकट होकर विकट हो जाएगा, ठीक है, क्या है कविता का आखिरी हिस्सा, जो क्या पंक्ति है, प्रकट होकर विकट हो जाएगा, किसकी आशा मतलब किसकी आशा जगाता है, विनाशा की, नवचेतना एवं आत्मबोध के अप्रत्याशित उत्थान की, पलायन की, मोहभंग की। तो किसका हो जाएगा, तो नवचेतना एवं आत्मबोध के अप्रत्याशित उत्थान की, ठीक है, प्रकट होकर विकट हो जाएगा, प्रकट होकर विकट हो जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर तक बने।